तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सेशन के माध्यम से बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन हैं, उस साइंस को क्वेश्चन को बारीक ढंग से कराया जा रहा है। तो आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को और इस सेशन को लगातार देखते रहिए, क्योंकि लगातार देखने से यकीन मानिए कि साइंस वाले जितने भी क्वेश्चन, चाहे तो आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग का कोई साइंस का सेगमेंट हो, या जीके जीएस का पोर्शन हो, या फिर यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड बनेंगे, उस क्वेश्चन को जो है कि इस सेशन में देखने के बाद जो है कि उसका निचोड़ आप लोग के समक्ष रखा जाता है, और उससे जो है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है साइंस का। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली हुई रहती है। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। पुरुष में जो अंडकोश होते हैं, अंडकोशों के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। तो ये केवल जो है कि पुरुष में पाया जाएगा। पुरुष में कौन हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक हार्मोन है एड्रीनल। तो एड्रीनल हार्मोन के कारण ही हम लोग जो है कि किसी से डर जाते हैं, या फिर हम लोग जो है कि चिंता की स्थिति में चले जाते हैं, या फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अगर आप कहीं सुनसान जगह पर जा रहे हैं, तो सुनसान जगह पर जाते होंगे तो आपको अगर जो नहीं पता है कि फलाना जगह कोई भूत रहता है, तो आप आराम से वहाँ से पार कर जाएंगे। लेकिन अगर गांव में देखते हैं कि कहानी चलता है कि उस पेड़ के नीचे भूत है, तो वहाँ से जाइएगा न, तो आपको स्वाभाविक रूप से आप जैसा सोचिएगा कि उस तरह का साड़ी पहना हुआ वहाँ बैठा है, तो आपको वैसा नज़र आएगा। वो नज़र इसलिए नहीं आता है कि वो सच का है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि एड्रीनल हार्मोन उस समय ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाते हैं। तो एड्रीनल हार्मोन के कारण ही हम लोग जो है कि डर जाते हैं, या फिर किसी पर गुस्सा करते हैं, या फिर चिंता की स्थिति में चले जाते हैं। तो इसके कारण हमें डर, क्रोध, गुस्सा हो ही गया, उसके बाद व्यस्तता या फिर चिंता, एड्रीनल के बारे में लिख रहे हैं, चिंता की स्थिति आती है। और इसी हार्मोन को जो है कि ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एफ 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 इसको बोलता है। एफ 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 को उड़ो, लड़ो और भागो ग्रंथि। उड़ो, लड़ो और भागो, उड़ो, लड़ो और भागो, ठीक। और इसी को जो है कि 4S हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। हार्मोन्स के नाम से 4S हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। 4S कहने का मतलब हुआ शर्करा, लवण, ऊर्जा और सेक्स। शर्करा, ऊर्जा, लवण और सेक्स से संबंधित जितने भी, ये चार का मतलब हुआ, 4S का मतलब हुआ शर्करा, ऊर्जा, लवण और सेक्स से संबंधित हार्मोन्स जो है एड्रीनल हार्मोन है। एड्रीनल हार्मोन के कारण ही डर, क्रोध, गुस्सा, चिंता, व्यस्तता, इस तरह की स्थितियां आती है। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन में ही जो है कि आयोडीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन किसमें मिली होती है? तो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ग्रंथि ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, ये भी आप लोग नोट कीजिए। थायरोक्सिन ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। एक दिया हुआ इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से ही हम लोग को चिनिया रोग या फिर मधुमेह रोग होती है। तो इंसुलिन की कमी से, यहाँ पर लिख देते हैं, इंसुलिन, इसकी कमी से मधुमेह होता है। मधुमेह उसको बोला जाता है, डायबिटीज, ठीक है। इसकी कमी से मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन्स जो है कि कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो होता है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन जो है कि हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से ये स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि हमारी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला ग्रंथि मैंने बताया कि थायरोक्सिन ग्रंथि जो है कि सबसे बड़ा ग्रंथि, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछा जाए तो वो होता है अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है। अगर जो इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन में ग्लूकोज की मात्रा होता है,
तो शरीर में जो है कि इंसुलिन की कमी हो गया, तो फिर उसी को जो है कि डायबिटीज वाला रोग हो जाएगा, मधुमेह वाला रोग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ए रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक किसका होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि हमारे पृथ्वी पर जो वातावरण है, जलवायु है, उसमें अगर जो ताप में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात भूमंडल में जो है कि उष्मा की मात्रा या फिर ताप की मात्रा बढ़ रही है, तो उसी को जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उस इफेक्ट को करवाने के लिए कुछ ऐसी भी गैसें हैं जिसकी की मौजूदगी होती है, तब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। तो उसी गैस का नाम हमको बताना है कि किस गैस के कारण जो है कि वातावरण का टेम्परेचर हाई होता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा नंबर ऑप्शन है ओजोन। अब पांचवा नंबर ई नंबर ऑप्शन बीपीएससी में भी रहता था पहले, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो कौन ऐसे गैस हैं जो कि वातावरण में टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तापमान के बढ़ने वाली प्रक्रिया को ही जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, और उसके लिए गैस जिम्मेदार है। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये चारों के चारों जिम्मेदार है। इन चारों के वजह से ही जो है कि हमारे वातावरण का टेम्परेचर कुछ हद तक बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भी, ए भी, ए भी, ए भी। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के लिए CO2 भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। ठीक, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड इसको जो कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, हंसाने वाला गैस। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है, हंसाने वाला गैस इसको बोलते हैं। कल भी मैंने बताया था, हंसाने वाला गैस। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 ए आपके सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन को, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है कि मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेबोजियर और सीवी रमन। तो सबसे पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो है वो जो है कि नाभिक का खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उस नाभिक का खोज जो है कि किसी तत्व के नाभिक के खोज कौन किया था, तो रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में। ये नाभिक के खोजकर्ता है, नाभिक के खोजकर्ता। ठीक, और एक दिया हुआ आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन को बोला जाता है सापेक्षिकता के सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जो है आइंस्टाइन ही है। सापेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, इसी फॉर्मूला को E = mc² होता है। E फॉर एनर्जी होता है, M फॉर मास होता है, C फॉर जो है कि प्रकाश का वेग होता है। तो एनर्जी बराबर होता है मास इंटू प्रकाश के वेग का स्क्वायर, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। लेबोजियर, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है कि लेबोजियर ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबोजियर। एक ऑप्शन दिया हुआ सीबी रमन। तो सीबी रमन को जो है कि रमन इफेक्ट के लिए या फिर प्रकाश के परिकिरणन पर शोध करने के लिए जो है कि 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश के परिकिरणन, प्रकाश के परिकिरणन के खोज के लिए इनको जो है कि 1930 ईस्वी में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक आप लोग याद रखिएगा कि लेबोजियर। अगर जो तत्व के अंदर नाभिक के खोजकर्ता बोलता है तो रदरफोर्ड, आइंस्टीन सापेक्षिकता के सिद्धांत के जनक है, E = mc², लेबोजियर आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है। सीबी रमन रमन प्रभाव या फिर प्रकाश के परिकिरणन पर शोध करने के लिए इनको जो है कि 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, पुस्तक का नाम एक दिया हुआ है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक का लेखक हमसे पूछा गया है कि कौन है। आपके सामने ऑप्शन है लिनियस, लेमार्क, मेंडल और डार्विन।
तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक को जो है कि पूरा नाम अगर पूछा जाए तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इसका पूरा नाम है। शॉर्ट नेम ही दिया हुआ था बीपीएससी में कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नहीं लिखा था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के राइटर कौन है, तो वो है डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन। एक ऑप्शन है लिनियस, तो लिनियस का पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। तो लिनियस को ही जो है कि वर्गीकी का जनक के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि वर्गीकी का जनक। तो वर्गीकी क्या होता है, किसी भी समस्त जीव को जो है कि बहुत भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले तो जो है कि एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, दो किंगडमों में जो है कि अरस्तु बांटा था। उसके बाद जो है कि 5 किंगडमों में बांटा गया आर वेक्टर के द्वारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंजाई और एक कवक था, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने भी जो है कि समस्त जीवों को 10 भाग में कैटेगराइज किया था। उसी के लिए इनको वर्गीकी का जनक के नाम से जाना जाता है, द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से कैरोलस लिनियस को हम जानते हैं। एक है लैमार्क, तो लैमार्क के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाए तो लैमार्क। एक है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है कि इनको अनुवांशिकता के जनक के नाम से जाना जाता है। अनुवांशिकता के जनक जो पूछा जाए, अनुवांशिकता के जनक। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग करके यह बताया कि किसी भी जीव में जो है कि हाइब्रिड का हम निर्माण कर सकते हैं। कुछ पौधे बौने भी बन सकते हैं, तो कुछ बीच वाले तो कुछ बड़े वाले, उनका एक अलग थ्योरी ही है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना जानिए कि अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक। एक है रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के राइटर हैं। और ये जो डार्विन और लैमार्क आप नाम सुन रहे हैं, इन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से, लैमार्क फिलोसफिक जूलॉजिक और डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के माध्यम से यह बताया कि समस्त जीव जो है कि उनका उद्विकास कैसे हुआ। तो जीवन से संबंधित उद्विकास वाले थ्योरी में इनका पुस्तक का जो है कि उनमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने जो है कि 5वां नंबर क्वेश्चन ये था। जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है। आप कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। कोई जीव जो है कि सांप कहाँ रहता है, वो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। बाघ कहाँ रहता है, अपने अपने गुफा में रहता है। चूहे कहाँ रहते हैं, वो जो है कि अपने बिल में रहते हैं। आप जो है कि घर में रहते हैं। कोई भी ऐसा जीव जहाँ वह रह रहा है उसके निवास स्थान को क्या कहेंगे, तो आप लोग तो एकदम जानते होंगे कि उसको आवास कहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि आवास हो जाएगा, ठीक है। कि आवास जो है कि कोई भी जीव को रहने की जगह को आवास कहा जाता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है पारितंत्र। तो बहुत सारे आवासों को मिला करके पारितंत्र का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि डॉक्टर कॉलोनी का नाम सुनते होंगे, या फिर जो है कि सिविल सेवक कॉलोनी का नाम सुनते होंगे। पानी में एक जीव थोड़े रहता, बहुत सारा जीव रहता है, तो उनका जो है कि पारितंत्र है। मेढकों का पारितंत्र है, मछलियों का पारितंत्र है, सांपों का पारितंत्र है, मगरमच्छों का पारितंत्र कौन होगा, तो वो होगा पानी होगा। तो पारितंत्र कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे आवासों को एक साथ मिला दिया जाए तो पारितंत्र का निर्माण हो जाएगा। ये जो है कि बहुत सारे आवासों के मिलने से बनता है, ठीक। एक दिया हुआ निकेत या नीचे, इसको निकेत और नीच बोला जाता है, ठीक है। तो निकेत जो है कि किस क्रिया को कहा जाएगा, ध्यान से आप देखिए कि कोई भी जीव, अगर जो बहुत सारे जीव एक साथ रह रहे हैं तो कोई ऐसा जीव होगा उसका विशिष्ट गुण उसमें दिखाई देगा। उसी विशिष्टता लक्षण को या फिर उसके विशिष्ट प्रकार के कार्य को जो है कि निकेत कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ रहे हैं कि अगर किसी के घर में 10 मेंबर रहते हैं, एक मेंबर जो है कि उसका लक्षण जो है कि पागलों वाला है, तो उसका जो है कि लक्षण ही निकेत कहलाएगा। अगर कोई 10 में से एक एकदम बहुत बड़ा बुद्धिमान है,
तो उसका एक विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट कार्य है कि उसका जो है कि माइंड बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी निकेत ही कहलाएगा। मतलब कि जीवों के बीच रहने वाले कोई विशेष प्रकार के लक्षण अर्थात जो है कि विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका को हम निकेत कहते हैं। यह जो है कि विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका, विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका जो है कि वो निकेत को इंगित करता है। एक है संक्रमिता। तो संक्रमिता किसको कहते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि दो परिवार में बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है, ठीक है, वो दोनों परिवार एक साथ बैठे और उन दोनों में पैचअप हो गया। जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि सूरत अधिवेशन 1907 में जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट पड़ गया, और 1916 में जो है कि लखनऊ अधिवेशन में दोनों में पैचअप हो गया। तो दो चीजों का मिलन ही जो है कि कहलाएगा संक्रमिता या फिर इकोटोन। इकोटोन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। मतलब कि कुछ जीव जहां निवास कर रहे हैं और दूसरा जीव भी वहां आकर के निवास करने लगा, दोनों मिलजुल कर रहने लगा, तो उस संबंध को बोला जाएगा संक्रमिता। अर्थात दो जीवों के मिलन बिंदु को ही संक्रमिता कहते हैं। दो जीवों के मिलने वाला स्थान वो किसको इंगित करेगा, संक्रमिता को इंगित करेगा। अब जो है कि अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में की जाती है। मतलब आपके शरीर में या किसी जीव के शरीर में जो हड्डी है ना, उसको वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो वो विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत आता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है, हम लोग से पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो सबसे पहले देखिए कि जियोलॉजी क्या होता है। तो जियोलॉजी जो है कि पृथ्वी के निर्माण करने वाले शैलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। अर्थात हमारा पृथ्वी जो देख रहे हैं आप, वो विभिन्न शैल से मिलकर बना हुआ है। शैल कहने का मतलब पत्थर का टुकड़ा या फिर भूमि का टुकड़ा को ही शैल कहा जाता है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं जो है कि मिट्टी है, तो कहीं कुछ है। तो इस प्रकार के जीव करें, मतलब कि इस प्रकार के टुकड़ों को अर्थात शैलों को मिलने वाले जो विज्ञान होता है ने, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान जो होता है वही जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो जियोलॉजी में हम क्या अध्ययन करेंगे, तो जियोलॉजी में जो है कि शैलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि शैलों मतलब कि चट्टानों, शैलों के अध्ययन वाला विज्ञान, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में विज्ञान लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक दिया हुआ सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी में जो है कि रक्त सीरम का अध्ययन किया जाता है। एकदम ध्यान से सुनिए कि रक्त सीरम होता क्या चीज है। हमारे शरीर में जो है कि ब्लड होता है ना, उस ब्लड में जैसे कि ब्लड 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मैंने पहले भी बता दिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। तो रक्त में जो है कि एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर जो निकाल दिया जाए ब्लड से, तो शेष बचा हुआ भाग जो है कि सीरम के नाम से जाना जाता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का क्या कार्य है, तो हमारे शरीर जो कट जाते हैं ना, तो वहाँ पर रक्त का थक्का बनाना ही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का कार्य है। और शरीर के अंदर एक हिपेरिन नामक प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, और उस हिपेरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर कभी रक्त का थक्का नहीं बनता है। और अगर जो रक्त बाहर निकल रहा है तो वहाँ पर थक्का बना देगा, तो फाइब्रिनोजेन। तो रक्त में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल देंगे तो शेष बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा, वो सीरम कहलाएगा। तो सेरोलॉजी में सीरम का अध्ययन किया जाता है, सीरम का अध्ययन। तो सीरम हम क्या बताएं कि सीरम जो होता है, यहां पर देख लीजिए, सीरम होता है रक्त में से अगर जो फाइब्रिनोजेन यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट में हम बोल देते हैं कि रक्त में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर जो घटा देंगे तो शेष जो भाग बचेगा वही सीरम कहलाएगा। एक दिया हुआ है ऑरोलॉजी। तो ऑरोलॉजी के अध्ययन, जो ऑरोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, उसमें पर्वतों के अध्ययन किया जाता है। तो पर्वतों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो है कि ऑरोलॉजी है। ये पर्वतों का अध्ययन
अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है? ऑरोलॉजी। एक दिया हुआ एस्ट्रोलॉजी, यही तो राइट आंसर है इसका, कि हड्डियों की पढ़ाई करने वाला विज्ञान कौन है? तो हड्डियों से संबंधित पढ़ाई करने वाला विज्ञान ही है ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने ए रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि वैसे भौतिक राशि को कहा जाता है जिसको कि किसी और भौतिक राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो मूल है अर्थात जड़ है। जैसे कि लंबाई का होता है मीटर, तो मूल भौतिक राशि में जो है कि उसका डिफिनेशन हम क्या बताएं, सबसे पहले उस पर गौर कीजिए कि मूल भौतिक राशियों को किसी भी भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो है कि एक प्रकार से स्वतंत्र रहता है, बल्कि इनको मिला करके जो है कि और भी भौतिक राशियां बोल रहे हैं, और भी जो है कि मात्रक बनाया जाता है। तो ये जो है कि स्वतंत्र होती है, किसी अन्य भौतिक राशियों पर ये निर्भर नहीं होता है। ये जो है कि मूल भौतिक राशि के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। मूल भौतिक राशि आप तो बस लिखो, ठीक है। मूल भौतिक राशि स्वतंत्र होता है। इसकी संख्या जो अगर जो बात किया जाए तो इसकी संख्या जो है टोटल जो 7 होता है। एक होता है लंबाई, एक होता है द्रव्यमान, एक होता है समय, एक होता है विद्युत धारा, एक होता है तापमान। कितना हुआ? 1 2 3 4, एक 5, एक होता है छठा ज्योति तीव्रता, एक होता है पदार्थ का परिमाण। ये जो है कि टोटल के टोटल 7 भौतिक राशियों आप लोग के सामने लिखा हुआ 7 ही भौतिक राशि होता है। एक लंबाई का होता है मीटर, ऐसा ही मात्रक याद रखिए। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, उसके बाद समय का होता है सेकेंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ये से सूचित किया जाता है। तापमान का होता है केल्विन, ठीक। और उसके बाद ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और उसके बाद जो है कि पदार्थ के परिमाण का होता है मोल, ठीक। ये 7 भौतिक राशि आपके सामने। तो पूछा गया है कि मूल भौतिक राशि कौन है इसमें, तो इन 7 में जो नजर आ रहा है वही कौन नहीं है, सॉरी इसमें हाँ कौन है पूछ रहा है। तो कौन है मूल भौतिक राशि, इन 7 में से कौन आपको नजर आ रहा है? तो 7 में से तो ऐसे ही देखिए कि विद्युत धारा नजर आ रहा है, तो विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दिया हुआ बल, तो बल भौतिक राशि नहीं है, मूल भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि तो है लेकिन मूल भौतिक राशि नहीं है। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, अब वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, अब विद्युत धारा होता है एम्पियर, मैंने यहाँ भी बताया। और कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा जो है कि मूल भौतिक राशि है, इन 7 में से एक है। अब जो है कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ए रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, रेडियो तरंग है, ध्वनि तरंग है, एक्स किरण है या फिर गामा किरण है। तो सबसे पहले देखिए कि अनुदैर्ध्य तरंग कहां से आया। तो ये होता है यांत्रिक तरंग जो है यही 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है कि इसमें से कौन है वो चुनना है। तो कुछ अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो ध्वनि है, भूकंपीय तरंग है, अल्ट्रासोनिक तरंग जो है कि प्राथमिक वेव हो गया, उसके बाद सेकेंडरी वेव हो गया, ये सब अनुदैर्ध्य तरंग है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल में हम क्या बताएं कि ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग, ठीक। प्राथमिक तरंग वही ध्वनि तरंग में आता है। रोयले तरंग या फिर लॉन्ग वेव उसको बोला जाता है लॉन्ग वेव। ये सब जो है कि अनुदैर्ध्य तरंग की श्रेणी में आता है। और गामा किरण, एक्स किरण और रेडियो तरंग ये सब जो है कि गामा, रेडियो, एक्स, प्रकाश और लास्ट में जो है कि हम तरंग लगा देते हैं तरंग।
ये सब जो है कि अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आता है। अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कहने का मतलब हुआ कि या तो ठोस में वो चल सकता है, या फिर द्रव में चल सकता है, या फिर गैसीय माध्यम में चल सकता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है कि निर्वात में भी चल सकता है, जैसे कि प्रकाश तरंग जो है कि वो निर्वात में भी गमन करता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो ये रेडियो, एक्स, गामा, ये सब तो जो है कि अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आता है। ध्वनि तरंग के बारे में मैंने बताया कि अनुदैर्घ्य तरंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी साधारण दर्पण के द्वारा। तो प्रकाश का जो है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि अगर जो श्वेत प्रकाश को, उजला प्रकाश को आप किसी प्रिज्म से होकर के गुजार देते हैं तो वो जो है कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जैसे कि अगर जो ये प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म के माध्यम से अगर जो हम श्वेत प्रकाश को यहाँ से अगर जो गुजार देते हैं, यहाँ ये श्वेत प्रकाश है, तो ये 7 रंग में जो है कि विभाजित हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस 7 रंगों में बट जाता है। ये प्रिज्म दिया हुआ है, तो इसी घटना को जो है कि वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसका एक ट्रिक होता है सीरीज से, बैजनी ह पिनाला, बैजनी ह पिनाला। तो ब फॉर बैगनी हो गया, यहाँ पर हम सिर्फ बोल देते हैं ब फॉर बैगनी हो गया, ज फॉर जामुनी हो गया, न फॉर नीला हो गया, ह फॉर हरा हो गया, पी फॉर पीला हो गया, और न फॉर नारंगी हो गया, ल फॉर लाल हो गया। इसका एक सीरीज है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर है। सबसे नीचे बैगनी रहेगा, जामुनी रहेगा, नीला रहेगा, हरा रहेगा, पीला रहेगा, नारंगी रहेगा, लाल रहेगा। तो ये जो है कि प्रिज्म के माध्यम से अगर जो श्वेत प्रकाश को आप गुजार दिया तो वो 7 रंगों में छितरा जाएगा, अर्थात बट जाएगा। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसमें संभव है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग जो क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष से संबंधित जो व्यक्ति होता है, पीड़ित, जिसका आंख में दूरदृष्टि दोष है, उसको दूर करते हैं। ये दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को दूर करने वाला अवतल लेंस एक दिया हुआ। अवतल लेंस जो है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को इससे दूर किया जाता है। लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला आप लोग जान जाइए कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर f जो है कि फोकस दूरी को इंगित कर रहा है, फोकस दूरी, और v जो है कि फिगर की, बस मतलब कि फिगर की दूरी अर्थात छवि की दूरी, ये फिगर की दूरी को इंगित करेगा। उसके बाद u जो है कि ये वस्तु की दूरी को इंगित करेगा, वस्तु की दूरी को जो है कि इंगित कौन करेगा? u करेगा। ठीक, तो दर्पण फॉर्मूला पूछा जाए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप लोग 10th क्लास में ही अच्छा से पढ़े होंगे इस बात को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण किससे संभव है? तो प्रिज्मों के माध्यम से वर्ण विक्षेपण करवाना संभव है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ए आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाता है। कल भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो कौन ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो है कि इक्वल हो जाएगा? तो एक आप फॉर्मूला को याद रखिए कि होता है तापमान का 4 SI मात्रक, मैंने इसके पहले भी बताया था। एक होता है जो है कि टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, सेंटीग्रेड में मापा जाता है और रोमर में मापा जाता है। तो इन चारों में संबंध मैंने बताया था C-0/100 बराबर जो होता है K-273 बटा जो है कि 180। 180 एक होता है F-32/100, नहीं, ये C-0/100 और K-273/100, ये भी 100 ही होगा, एकदम एग्जैक्ट डाटा रखिए। और F-32/180 बराबर होगा R-0/80। ठीक, इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कीजिए। तो ठीक, इस फॉर्मूला के माध्यम से यहाँ हम निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है कि पैमाना बराबर होता है। सेल्सियस देखिए कितना है, C-0/100 अब बराबर दिया हुआ है एक किस में निकालना? फ़ारेनहाइट में। तो F-32/180
अब ये दोनों का मान जो है कि बराबर कह रहा है कि कौन ऐसा टेम्परेचर है जिसमें इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का मान बराबर रख दीजिए। सी का वैल्यू मान लीजिए कि x है, तो x में से 0 घटेगा तो x ही बचेगा। अब बटा इस 100 का 100 लिख दिए। अब बराबर f का मान भी हम x ही रखेंगे क्योंकि दोनों को बराबर करना है, तो x माइनस 32 अब बटा 180। तो यहाँ 0 0 काट दिए, 2 से कट जाएगा, ये 5 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 9x बराबर हो जाएगा 5x अब माइनस 5 गुना तो 10, अब 5 दिया 15, 1 16, 160 आएगा। और 9x अब माइनस 5x कीजिएगा बराबर माइनस 160 इधर बच गया, तो 9x में से 5x घटेगा तो 4x यहाँ बच जाएगा, माइनस 160 हो जाएगा। यहाँ 4 से इसको डायरेक्ट उड़ा दीजिए तो 40 हो गया, अब माइनस लिखा हुआ है तो x बराबर आ गया माइनस 40 डिग्री। तो इसमें माइनस 40 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि लेंस की क्षमता जो है कि मापी जाती है। लेंस की क्षमता किसमें मापा जाएगा, तो सबसे पहले लेंस की क्षमता क्या होता है वो आप लोग सुन लीजिए कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। इतना आप जान लीजिए कि लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम कहने का मतलब हुआ कि इसका जो है कि उल्टा होगा, तो P इज इक्वल टू 1/f होता है इसका फॉर्मूला। ये लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर के माध्यम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। एक दिया हुआ बात, तो बात को जो बात जो है कि किसका ऐसा ही मत रखे, वो शक्ति का ऐसा ही मत रखे, इतना ध्यान रखिए आप लोग कि शक्ति। एक HP बराबर होता है 746 वाट, इतना आप लोग ध्यान रखिए। एम्पियर ये विद्युत धारा की यूनिट है, विद्युत धारा की मात्रक है। वोल्ट जो है कि विद्युत विभव का है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है। डायोप्टर जो कि हमने बता ही दिया लेंस की क्षमता का ये मापने वाली एक इकाई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, ये आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? MRI जो है, MRI तकनीकों के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के पास फोन है तो बाहर जाकर के अपना थोपड़ा खींच लेते हैं, किसी पेड़ पौधा का फोटो खींच लेते हैं, किसी जीव जंतु का फोटो खींच लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को फोटो खींच लेते हैं, किसी का भी फोटो आप लोग ले लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो विद्यमान है उसका कभी फोटो लिए हैं? नहीं लिए होंगे। तो शरीर के अंदर जो पार्ट हैं उसको फिगरिंग करने के लिए ही MRI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। MRI तकनीक यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोला जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये MRI का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो है कि किसका उपयोग नहीं किया जाता है फोटो खींचने के लिए, तो फोटो को खींचने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता वो हमको चुनना है। चुंबकीय क्षेत्र, MRI तकनीक, इसका तो फुल फॉर्म में मैग्नेटिक आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या मैग्नेटिक फील्ड का इसमें प्रयोग होगा ही होगा, तो ये तो सही है। लेकिन हमको चुनना क्या है? नहीं वाला। एक्स किरण, तो एक्स किरण की इसमें कोई सहायता नहीं होती है। बिना एक्स किरणों का भी जो है कि अंदर वाले पार्ट का फिगरिंग किया जा सकता है, तो एक्स किरण इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसी का प्रयोग नहीं किया जाता। एक है रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंगों के माध्यम से ही जो है कि वहां पर किरण भेजा जाता है, तो इसका भी प्रयोग होता है। और गामा किरण इसी के द्वारा जो है कि भेजा जाता है, तो गामा किरण का भी प्रयोग होता है। तो एक्स किरण दिया हुआ है, तो एक्स किरण का खोज अगर पूछा जाए तो एक्स किरण का खोज रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोंटजन लिखा हुआ है। रेडियो तरंग जी मार्कोनी के द्वारा किया गया है, मार्कोनी के द्वारा किया गया है। एक है गामा किरण, ये पॉल बिलार्ड के द्वारा इसका खोजकर्ता गामा किरण के पॉल बिलार्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स किरण, क्योंकि एक्स किरण का MRI तकनीक में कोई भी जगह नहीं है। एक्स किरण से कोई भी मतलब रत्ती भर भी मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर एक्स किरण हो जाएगा। क्योंकि इन किरणों को जो है कि वहां पर आवश्यकता होती है, लेकिन एक्स किरण की आवश्यकता नहीं होती है। MRI क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक तकनीक का नाम है। अब क्वेश्चन अगला देखिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कोई जान नहीं इसमें। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी का ऐसा मात्रक है, इधर राइट आंसर दूरी, ठीक। एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू जो होता है, एक प्रकाश वर्ष
बराबर होता है 9.4, ये 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है इसका वैल्यू। एम लिखा हुआ है, एम मीटर। ठीक, एक प्रकाश वर्ष वाला 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। प्रकाश वर्ष जो दूरी का ऐसा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा इकाई पूछा जाए तो दूरी का सबसे बड़ा इकाई जो है कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई जो होता है पारसेक होता है। पारसेक के बाद नंबर आता है जो कि प्रकाश वर्ष का। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। एक पारसेक का वैल्यू 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड, यहाँ पे लिख दिए हैं। चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने रहा। देखिए इस क्वेश्चन को कि जब एक ध्वनि तरंग एक प्रकार का जो है कि तरंग धैर्य करे। ध्वनि तरंग एक प्रकार का किस प्रकार के तरंग की श्रेणी में आएगा? अनुदैर्घ्य तरंग की श्रेणी में ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और अनुदैर्घ्य तरंग जो है कि माध्यम के द्वारा ही चलता है। तो एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा? जैसे कि कोई भी ध्वनि है, आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं, अगर कोई लड़का जो है कि कुआं में या फिर तालाब में जो है कि पानी में वो तैर रहा है और उसके बाद जो है कि डुबकी लगा के वो नीचे चला गया, तो आप ऊपर से बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं और वो लड़का सुनेगा या फिर नहीं भी सुन सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा चीज है आपको ध्वनि भेजने के लिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो जो है कि किसमें परिवर्तन नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होता, उसका आयाम बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है और चाल भी बदल जाता है। कारण कि जिस चाल से आपको बाहर वाला सुन सकता है, पानी के अंदर वाला आदमी नहीं सुन सकता है। ठीक, जो है कि तरंग दैर्घ्य अर्थात जो वेवलेंथ आप मतलब कि बाहर में भेज सकते हैं वो अंदर नहीं भेज सकते। मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि जाएगा तो आवृत्ति के अलावा उसका आयाम, तरंग दैर्घ्य और चाल ये तीनों चेंज हो जाएगा, आवृत्ति उसका चेंज नहीं होगा। आवृत्ति का ऐसा मात्रक अगर पूछा जाए तो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, आयाम का ऐसा मात्रक जो होता है मीटर होता है। दूरी का भी ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। लंबाई का भी ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। ठीक, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम इसका ऐसा ही मात्रक होता है। चाल का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, ये आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कण है जो कि आवेश रहित है, मतलब कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता है। पहला ऑप्शन है अल्फा कण। अल्फा कण किसको कहा जाता है? सबसे पहले आप लोग ये जानिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर मिल जाएगा तो अल्फा कण का निर्माण कर देगा। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन ये मिल करके अल्फा कण बनाते हैं। अब देखिए, आप सिर्फ देखिए ऑप्शन, यहीं से आंसर पकड़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर अगर जो चार्ज पूछा जाए तो 1.67 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो है कि निगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस में 1.67 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो है कि इस पर पॉजिटिव होता है और इस पर जो है कि निगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन जो होता है धनात्मक होता है, चार्ज होता है सेम होता है। किसी भी तत्व के परमाणु में 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है चारों बगल चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाने वाले पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है। इन दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अल्फा कण हम क्या बताएं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा, अल्फा कण की प्राप्ति हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है और 2 प्रोटॉन का जो चार्ज रहेगा वही अल्फा कण पर बेसिक सी बात है कि चार्ज रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इतना को अगर जो दो इसमें दो एक बार और जोड़ दें 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, तो जितना आपका आंसर आएगा आप जोड़ सकते हैं, उतना ही अल्फा कण पर चार्ज होता है। मतलब कि अल्फा कण पर चार्ज होता ही होता है। अल्फा पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने रहा। चलिए आसान सा क्वेश्चन, इसका जो है कि जवाब आप लोग सोचिए कि ओम मीटर मात्रक किसका है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम।
एक चीज जान लीजिए, इसका एसआई मात्रक होता है ओम, ये ओम का सिंबल है, ओम हम लिख भी देते हैं। प्रतिरोध सबसे पहले होता क्या चीज है, धारा का जो विरोध कर रहा है ना वही प्रतिरोध कहलाएगा। मतलब अगर करंट पास कर रहा है तो कहीं पर उसको जो है कि अगर जो रोक दिया जाए, कहीं पर रुक रुक के जा रहा है, नहीं कहता है कि वोल्टेज जो है कि कम गया, तो वोल्टेज घटता है मतलब कि उसका प्रतिरोधकता शक्ति जो है कि बढ़ रहा है। तो धारा का जो विरोध कर रहा है ना वही प्रतिरोधकता कहलाएगा। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब होता है ओम। चालकता का गुण किसे कहते हैं, जो कि धारा को सपोर्ट करता है, मतलब कि धारा जा रहा है तो और जाने देगा और भी बढ़ा देगा। तो चालकता क्या हुआ, प्रतिरोध का उल्टा हुआ। तो इसका जो है कि मात्रक हो गया प्रतिरोध का ओम, तो चालकता का ऐसा ही मात्रक होगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ओम का है और इनवर्स मतलब कि इसका उल्टा ये दिया हुआ है। ओम इनवर्स हम लिख भी देते हैं, ओम इनवर्स। ठीक, ये इसी को सीमेंस बोला जाता है, सीमेंस। यानी कि चालकता का ऐसा मतलब सीमेंस भी हो सकता है, ओम इनवर्स भी हो सकता है। प्रतिरोधकता, तो एक चीज देखिए कि ओम किसका है, प्रतिरोध का। अब मीटर लग रहा है तो प्रतिरोधकता का होगा, क्योंकि प्रतिरोध छोटा नाम, ऐसे एक सौ ट्रिक हम बता रहे हैं कि प्रतिरोध में सिर्फ और सिर्फ ओम आएगा, और इसमें कता लग गया लास्ट में तो ओम मीटर जुट जाएगा। तो इसी का ये राइट आंसर है ओम मीटर। ओम मीटर जो है किसका ऐसा ही मात्रक है, प्रतिरोधकता का। एक है आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। कूलाम। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, ये आपके सामने रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीलम रूबी जो है ना, वो नीलम रूबी एक प्रकार के खनिज का नाम है। जैसे कि सोना एक प्रकार का खनिज है, चांदी एक प्रकार का खनिज है, तांबा एक प्रकार का खनिज है, तो नीलम रूबी भी एक प्रकार का जो है कि रत्न अर्थात खनिज का नाम है। नीलम जो है कि सर्वाधिक इसकी उपज जो होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो वो श्रीलंका में नीलम की प्राप्ति होती है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला है Al2O3। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। Al3O2 ए नहीं होगा, N2O ये जो है कि दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3 नीलम रूबी। इसको बोला जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखिए, पेट्रोलियम की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, पेट्रोल कितना शुद्ध है। आप लोग जो है कि बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो उसमें जो है कि पेट्रोल भराता है। तो पेट्रोल की जो है कि शुद्धता अर्थात कितना वो शुद्ध है, उसकी गुणवत्ता को किसके द्वारा जांच किया जाता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सीटेन संख्या, ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन संख्या, ऑप्शन नंबर डी रेनाल्डस संख्या दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो सीटेन संख्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो सीटेन संख्या से क्या मापा जाता है, पेट्रोलियम में जो है कि ज्वलन गुणवत्ता कितनी है, मतलब कि उसका ईंधन कितना है, ये ज्वलन गुणवत्ता, ज्वलन गुणवत्ता, ज्वलन गुणवत्ता की मापन जो है कि किया जाता है सीटेन संख्या के द्वारा। ऑक्टेन संख्या के द्वारा ही पेट्रोलियम की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिए, ये आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। मतलब कि कौन ऐसा तत्व तो इसमें दिया हुआ है जिसका कि गलनांक सबसे ज्यादा होता है। पानी को जो है कि अगर जो टेम्परेचर की बात किया जाए तो उबलना कब शुरू करता है, 100 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त करके। उसमें अगर हाथ डालिएगा, कभी डाल कर देखिएगा उबलते हुए पानी में, एकदम मजा आएगा आपको। ठीक है, तो हाथ डालिएगा तो जलने लगेगा, तो वो 100 डिग्री पर ही जलने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका गलनांक वो गलना शुरू नहीं करता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको दीजिएगा, 100 नहीं, 100 में तो पानी उबलता है उतना आप छिलमिला जाते हैं, लेकिन 100 से कितना गुना ज़्यादा बढ़ाइएगा तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो है कि वो गलना शुरू करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बोरॉन। बोरॉन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है इसमें। बोरॉन का गलनांक जो होता है 2076 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2076 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप आंकड़ा इस बात से लगाइए कि लोहा आप लोग देखते होंगे, तो लोहा को गलाने के लिए 1538 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के लोहा जो है कि पिघलता है। लोहा के लिए हम बता रहे हैं,
लोहा के लिए 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टेम्परेचर पर ये जो है कि गलना शुरू करता है। तो आप सोचिए कि 2076 डिग्री टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होगा, तब जाके बोरॉन को हम गला सकते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर बोरॉन होगा। एक दिया हुआ ऑस्मियम, तो ऑस्मियम जो है कि सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी तत्व की बात किया जाए तो यूरेनियम हो जाता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व जो है कि वो हाइड्रोजन है। एक फ्लोरीन दिया हुआ, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता सर्वाधिक लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपके सामने रहा। चलिए, मजेदार क्वेश्चन ये है, इसको देखिए कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो पौधा जो है कि अपने जड़ के द्वारा पानी की और खनिज लवणों की प्राप्ति करती है। तो वो कौन ऐसा उत्तक है जो कि जल को जो है कि खींच रहा है? तो ज से जल, ज से जड़, ज से जाइलम। तो जाइलम के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधे अपना पानी को अवशोषित करते हैं। फ्लोएम, तो फ्लोएम के द्वारा जो है कि विभिन्न भागों में खाना को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। ये खाना पहुंचाने वाला कार्य करता है, ये खाना पहुंचाता है, ये खाना पहुंचाने वाला कार्य करता है। एक दिया हुआ एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस जो है हमारे शरीर का जो त्वचा आप देख रहे हैं ना, ये वाला त्वचा, आप अपना हाथ देखिए, मेरा हाथ मत देखिए, वो त्वचा का सबसे बाहर वाला जो परत है ना, वो एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। त्वचा का बाहरी परत, त्वचा का बाहरी परत। इसी बाहरी परत में जो है कि इसी बाहरी परत में केराटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। इस बाहरी परत में केराटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और यही प्रोटीन जो है बैलों के सींग जो कि ऐसे करके ढूस देता है ना किसी को, वो सींग जो है कि केराटीन से बना हुआ था। आपके हाथ में जो है कि नाखून, कोई लड़की का सबसे बड़ा हथियार जो कि नाखून इतना बड़का वो बढ़ा कर रखती है, वो नाखून भी केराटीन का बना हुआ होता है। केराटीन का जो है कि सींग या फिर नाखून या फिर बालों में केराटीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो हम क्या बताएं, एपिडर्मिस त्वचा के सबसे बाहरी परत का निर्माण करता है। ऐसी एपिडर्मिस में जो है कि केराटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और यही केराटीन जो है कि सींग, नाखून या फिर बाल का निर्माण करता है। एक दिया हुआ डर्मिस, तो डर्मिस जो होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो परत होता है उसको डर्मिस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कि ये त्वचा का बाहरी है, ये त्वचा का सबसे नहीं, त्वचा का बाहरी या अंदरूनी है। अंदरूनी कहने का मतलब कि एपिडर्मिस के जो है कि नीचे वाला, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं एपिडर्मिस के नीचे वाला। ठीक, एपिडर्मिस के नीचे वाला जो है कि परत कौन कहलाएगा? डर्मिस। और इस डर्मिस में जो है कि मेलेनिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मेलेनिन, यहाँ लिखते हैं मेलेनिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। इसी मेलेनिन की अधिकता अगर किसी में हो जाता है तो एकदम कलुआ बन जाता है, मतलब कि कार हो जाता है। अब मेलेनिन का जिसमें मात्रा कम होता है वो गोरा होता है। ये मेलेनिन जो है कि त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण ये जो है कि मेलेनिन नामक प्रोटीन करता है। मेलेनिन की अधिकता कहीं हो गई ना तो वो काला होगा। मेलेनिन ज्यादा है तो वो काला होगा, मेलेनिन की कमी है तो वो जो है कि गोरा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ज से ऐसे याद रखें ना, ज से जल, ज से जड़ और ज से जाइलम, ज से जड़, ज से जाइलम, ज से जल। तो ये तीनों जो है कि एक दूसरे से ज से ही शुरू हो रहा है। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक हम सिर्फ बताएं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस सेशन को जो है कि हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग के सामने हम रखेंगे यहाँ पर, उस क्वेश्चन को आप लोग को आंसर देना है। तो एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दे दीजिए कि इसमें पूछा हुआ है प्रथम एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम था। सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा जो बनाया गया था उसका क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोक्वीन, ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। तो आप इसका आंसर जो है कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। इस सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं। अब अगला सेशन जो है कि कल आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन में लगातार बने रहिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोग को अवगत डेली करवाया जाएगा। थैंक यू।